नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को या दो अलग अलग वक्त को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्सियत की कहानी जानेंगे जिन्होंने ये कर दिखाया। के रामानुजन, जो सचमुच एक सांस्कृतिक सेतु बने। ये सवाल कि पुरानी परंपराएं आज की मॉडर्न दुनिया में अपनी आवाज कैसे खोजती हैं, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है ना। ये तो सीधा सीधा हमारी अपनी पहचान से जुड़ा है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी जड़ों और आज की दौड़ती भागती जिंदगी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और देखिए, इन्हीं दो दुनियाओं को जोड़ने का काम यही के रामानुजन के जीवन का जैसे एक मिशन था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझाने में लगा दी कि अतीत और वर्तमान, या कह लें ईस्ट और वेस्ट, ये असल में अलग अलग नहीं है, बल्कि ये तो एक ही बड़ी कहानी के दो हिस्से हैं। तो आखिर कौन थे ये शख्स जिन्होंने ये पुल बनाए? रामानुजन की कहानी असल में उनकी अपनी यात्रा से शुरू होती है। एक ऐसा सफर जिसने सिर्फ कॉन्टिनेंट्स को ही नहीं बल्कि लिटरेचर के अलग अलग फॉर्म्स को भी एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, उनकी यात्रा 1929 में मैसूर से शुरू होती है। इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उन्हें मिली फुल ब्राइट फेलोशिप और वो चले गए अमेरिका। और ये कदम उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां उन्होंने लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी की, शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और बस उनकी जिंदगी दो कल्चर्स का, दो संस्कृतियों का एक जीता जागता संगम बन गई। लेकिन रामानुजन सिर्फ एक प्रोफेसर या स्कॉलर ही नहीं थे। नहीं, उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। वो एक पोएट थे जो अपने एहसासों को शब्दों में ढालते थे। वो एक ट्रांसलेटर थे जो सदियों पुरानी आवाज़ों को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे थे। और इसके साथ साथ वो एक कमाल के फोकलोरिस्ट, लिंग्विस्ट और एक गहरे विद्वान भी थे। मतलब एक इंसान में इतनी सारी खूबियां। तो चलिए उनके काम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी पोइट्री की, उनकी कविता की। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल किया और इस कैनवास पर उन्होंने गहरे भारतीय और अपने बहुत ही पर्सनल इमोशंस को मॉडर्न स्टाइल में पेंट किया। उनकी कविताओं में अक्सर ये तीन थीम्स आपस में बातें करती दिखती हैं। एक तरफ है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का संघर्ष, दूसरी तरफ परिवार और अपनी विरासत से जुड़े वो इमोशनल धागे, और सबसे ऊपर ईस्ट और वेस्ट, इन दो कल्चर्स के बीच का जो टेंशन है और फिर उसी में एकता की तलाश। ये चीज़ उनकी पोएट्री में बार बार लौट कर आती है। उनके जो बड़े पोइट्री कलेक्शंस हैं, उनमें 1966 में आया द स्ट्राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कलेक्शन ने उन्हें एक पोइट के तौर पर पहचान दिलाई। और फिर उनके जाने के बाद 1995 में कलेक्टेड पोएम्स पब्लिश हुई, जो उनकी पूरी पोइटिक लेगेसी को एक जगह सहेजती है। अब आते हैं उनके काम के दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, और वो है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। देखिए, रामानुजन ने सिर्फ अपनी बात नहीं कही, उन्होंने उन अनगिनत प्राचीन भारतीय कवियों को भी आवाज दी जिनके काम के बारे में दुनिया ज्यादा जानती ही नहीं थी। और उनका ट्रांसलेशन का जो दायरा था वो वाकई बहुत बड़ा था। मतलब एक तरफ वो क्लासिकल तमिल संगम पोएट्री के प्यार और जंग के गीत ट्रांसलेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कन्नड़ के भक्ति कवियों की ईश्वर को समर्पित पोएम्स। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे भारत से लोक कथाएं भी जमा की। इन सब कामों से उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि इंडिया का लिटरेरी हेरिटेज कितना रिच और कितना डाइवर्स है। तो सवाल ये उठता है कि रामानुजन की लेगेसी, उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? उनका पूरा काम, उनका पूरा जीवन एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है कि जो पास्ट है वो कभी गुजरता नहीं। रामानुजन का काम, आप समझिए, इन दो पोल्स के बीच एक डायलॉग जैसा है। एक तरफ है इंडिया की विरासत, परिवार, मिथक, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न कल्चर, इंडिविजुअलिटी और सेल्फ की पहचान। रामानुजन ने इन दोनों को आपस में लड़ने नहीं दिया, नहीं, बल्कि इनके बीच एक ब्रिज बनाया, एक पुल बनाया। और उनके इस जबरदस्त योगदान को भारत सरकार ने भी सराहा। साल था 1976, जब उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। ये उनके काम पर आप कह सकते हैं एक राष्ट्रीय मोहर थी। रामानुजन की शायद सबसे फेमस लाइन यही है, अतीत मरा नहीं है, ये अतीत भी नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरी जिंदगी के काम का निचोड़ है, उसका सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा इतिहास, हमारी विरासत, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर जिंदा है, वो हमारे आज का एक अटूट हिस्सा है। और यहीं पर रामानुजन हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं
कि अगर अतीत सच में हमारे भीतर जिंदा हैं, तो फिर हम किन कहानियों को बताने के लिए जिम्मेदार हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन कहानियों को चुनें, उन्हें समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। सोचने वाली बातें हैं ना।